धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चली है, उस पर भी हम खास बात करते हैं। और इसराइल ने जो ईरान पर हमले किए और उसके बाद अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा और जंगबंदी हो गई, उसको लेकर भी हम विशेष रूप से आपको कुछ जानकारियां देने की कोशिश करते हैं और कुछ रोचक खबरें, मनोरंजक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं इस बुलेटिन में कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक बड़े मालदार, बल्कि कहा जाए कि भारत के एक बड़े मालदार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाकर मीडिया के लोग हाथी खिचड़ी खा रहे थे। अब हाथी खिचड़ी इंसानों के लिए बनाई जा रही है और पत्रकार उसको मजे ले लेकर खा रहे हैं। इससे ज्यादा हैरत वाली बात क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है अमेजोन के मालिक जोस बेजोस की, और उसको लेकर इटली में विरोध भी हो रहा है। मेरा सवाल ये है सर कि इनकी शादियां क्या हमारे लिए यही देखने का विषय है कि वहां पर क्या क्या पकाया जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, या इनकी शादियों से हमारे समाज और देश को किसी तरीके का कोई नुकसान या फायदा भी है? समाज को तो कहीं से भी फायदा नहीं है, ना ही देश को है। जिस तरह से बड़े ही बेढंग तरीके से और भौड़े तरीके से अपने पैसे होने का, गुरूर का दिखावा करते हैं और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया उसे भर जाता है। और हमारे बीच से भी कुछ लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि तालियां बजाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। अंतर इतना दूर का हो गया है कि हम दूर से भी उनके इन तमाशों को नहीं देख सकते हैं, सिवाय टीवी या यूट्यूब चैनल या दूसरे तरीकों से। जहां तक बेजोफ की बात है, दुनिया के चौथे बड़े धनी इंसान हैं और शादी के बाद से इटली में अपना मनाने आए हुए कि भाई हमने शादी कर ली है। 3 दिन का प्रोग्राम इनका बहुत जबरदस्त है। इन्हें पता था कि क्लाइमेट के सुरक्षा वाले जो हैं, जो उसके प्रति सचेत हैं, यूरोपियन यूनियन में ज्यादा है, हमारे देश में बहुत कम है, ना के बराबर एक तरह से कहें तो। 3 बड़े बड़े ऐसे संगठनों को उन्होंने 1-1 मिलियन पहले ही से डॉलर दे रखा था कि भाई शांति रखना, कुछ हंगामा मत मचाना। इसके बावजूद जनता भड़क गई, क्योंकि इस 3 दिनों में 100 बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पूरी दुनिया भर के आते हैं और वहां पे करते हैं और हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। कचरा पैदा होता है, आइलैंड वगैरह में ज्यादा हंगामा होता है, जिसकी हमने कभी चर्चा की थी। और इटली में भी लोग खुश नहीं कि भाई जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये लोग तख्तियों पर नारा लेके जाते हैं, किसिस यस, यानी बेजोफ के प्रति हमारी दुश्मनी नहीं, लेकिन बेजोस जो हैं वो जो चीज हमारे यहाँ कर रहे हैं वो बहुत घटिया ढंग का, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सही में कहें तो हमारे पूरी दुनिया को इन लोगों के तमाशे से, इन लोगों के द्वारा लादे हुए युद्ध से केवल हम ही नहीं बर्बाद हो रहे, वह क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है, जिसके तहत आज हम जिंदा हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं लूट रहे हैं, आने वाली हमारी नस्लों का, हमारे जो फ्यूचर है उसको भी तबाह कर रहे हैं पर्यावरण के तौर पर। अब बात करते हैं बुडापेस्ट प्राइड को लेकर। वहां भी बड़ा बवाल मचा हुआ है, खूब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हंगरी में भी सर। ये वहां पे बुडापेस्ट यानी हंगरी में पिछले 30 वर्षों से हो रहा है, 30 वर्षों से हो रहा है। और ये बुडापेस्ट परेड कहते हैं। छोटा मोटा होता था, कोई खास बड़ा नहीं होता था। बेसिकली ये लोग LGBTQ वाले हैं, यानी कोई लेस्बियन है, कोई दूसरे तरह की चीजें हैं। और ये लोग अपना करते हैं कि हमें भी अधिकार है जीने का, हम अल्पसंख्यक में हैं। पूरी पाश्चात्य सभ्यता का एक तरीका है ताकि मुख्य मुद्दे से हटाया हटाया जाए। उसमें एक ये भी आ गया है कि यह जो है सो एक प्राकृतिक चीज है, जो कि बिल्कुल झूठ है। यह प्राकृतिक चीज नहीं है पुरुष का पुरुष के साथ संबंध होना, स्त्री की स्त्री के साथ संबंध होना, बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, कहें तो बिल्कुल सही। बीमारी एक तरह की। ठीक है, बीमारी है। हम उसको दंडित नहीं करेंगे यदि हमारा समाज आता है शुरुआती दौर में, लेकिन हम उसको आप प्रचार करें कि यह हमारी स्वतंत्रता है, उसके लिए जुलूस निकालें। वैसे ही जिसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अब तक हंगामा करते हैं, उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। हालांकि हंगरी कहीं से समाजवादी देश नहीं है और उसके जो है विक्टर ओरबान,
धीमे धीमे जब से सत्ता में आए हुए, काफी वर्षों से वहां पे सत्ता में है, और वो हर उनके अधिकार को छीन रहे हैं कि भाई पुरुष पुरुष शादी करता है तो उसका जो बच्चे पालने का है, एक दूसरे बच्चे को लाके करते कि हमारा बेटा है, वो अधिकार नहीं होगा। उस बच्चे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? और खासकर इनको जोश इसलिए चढ़ा है कि जब से ये ट्रंप जीते हैं, कहते हैं कि भाई पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री कुछ नहीं होता है, पुरुष स्त्री होगा एक मात्र दो ही लिंग होता, बाकी को हम मान्यता नहीं देते हैं, और उन्होंने फौज में जहां तहां निकाल दिया। लेकिन यहां पे 2 लाख लोग सड़कों पर आ गए, और यहां पे पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य यूरोपियन के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। एलजीबीटी क्यू के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि ओरबान इनके खिलाफ है। वहां पे नेटो में इनके खिलाफ है। ये उनको मौका नजर आ रहा है कि इसको हम सत्ता से दखल कर दें, और ये हंगामा हो रहा है और कुछ नहीं है। यानी एक दक्षिणपंथी दूसरे दक्षिणपंथी को हटाकर अपने अंदर में, और ये जनता जो जा रहे हैं, बाकी जो जनता इनके साथ आई है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनका डिफेंस बजट बढ़ के 5% हो गया, जो भी इनको सुविधाएं मिलती है सरकार से वो खत्म हो रहा है, और तुम फालतू की चीज में पड़े हो, मुख्य मुद्दा तुमसे गायब होता जा रहा है। तुम जिस फ्रीडम की मांग कर रहे हो, तुम्हारी जो मुख्य फ्रीडम है जीने की, वही खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल जी। और जो आपने कहा ना कि ये एक दक्षिणपंथी दूसरे दक्षिणपंथी के खिलाफ बोल रहा है, यानी सबको अपनी हिस्सेदारी चाहिए, जो लूट मची हुई है पूरी दुनिया के अंदर। थाईलैंड में क्या हो गया सर? एक ऑडियो वायरल होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपको याद होगा, हमने थाईलैंड और उसके जो पड़ोसी देश है कंबोडिया, हम्म। इन दोनों के बीच में कुछ झड़प हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था, हमने चर्चा की थी। कोई खास प्रेयर जगह है जो कि आईसीजे के कहने से एक देश के पक्ष में चले गया, संभवतः यह कंबोडिया के पक्ष में चले गया, और थाईलैंड के सैनिक वहां से भड़क गए, गोली चली, कंबोडिया का एक मारा गया। ठीक है, उसके बाद से शांति हो गई है, जो भी था। और इन दोनों ने आपस में जो बातें की, दोनों के प्रधानमंत्री ने, तो कंबोडिया हालांकि वो कमजोर देश, उसने कहा कि यार क्यों ऐसा पड़े हो अपने, जो वहां के राजा है, तुम राजा से डरते हो, फालतू की बातचीत मत करो। इस छोटे सी चीज के लिए हम एक सैनिक की मौत भूल गए, तुम भी भूल जाओ इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में, जो भी है उसके चक्कर में चढ़ जाओ। ये जब हो गया, तो अब जो है वहां के लोग, यानी आपके जो थाईलैंड के लोग शोर मचा रहे, हम ज्यादा ताकतवर हैं, वो छोटे देश का वहां का प्रधानमंत्री हमें शिक्षा दे रहा है, तुम इस्तीफा दो। और कष्ट यही नहीं कि ये लोग इस्तीफा की मांग करें, कष्ट ये कि यहाँ का जो राजा है उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, और उससे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जा रहे हैं या देश के विरोध में जा रहे हैं। जैसे इनको पिता को हटाया गया, तो उसी तरह इनको भी, ये महिला प्रधानमंत्री वहां की, हो सकता है इनको भी हटा दे, बिना चुनाव के, बिना किसी चीज के। कह रहे हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूं, देखिए क्या होता है। बिल्कुल जी। सही, देखिए क्या होता है। अब रुख कर लेते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान से जुड़ी खबरों का। आजकल पाकिस्तान का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके यहाँ कुछ भी होता है तो वो भारत पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। जो उत्तरी वजीरिस्तान है, वहां का मीर अली एक इलाका पड़ता है, वहां पे आतंकी वारदात हुई, 13-14 वहां के फौजी मारे गए, कुछ शहरी भी मारे गए। अब वो कह रहे हैं कि इसमें सीधे सीधे भारत का हाथ है। क्या कोई मतलब बनता है इन आरोपों का सर? अब देखिए, जो है, चूंकि भारत ने आरोप लगाया, जो हमारे पहलगाम में हुआ, मारे गए इतने लोग, और उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर हमने आक्रमण भी किया, जो भी हुआ, और ये पाकिस्तान को मौका मिलता है कि दुनिया को दिखाए कि भाई ऐसा हो गया, हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, हमारा पानी रोक रहा है, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का वो जो समझौता था उसको बंद कर दिया, कोर्ट में जाता उसको भी जो भी था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं जो हेग में है, वहां भी पाकिस्तान के पक्ष में जाने के बावजूद भारत का तामु नहीं मानेंगे, ऑलरेडी कह चुका है। तो वहां पे पाकिस्तान का आरोप लगाना, पाकिस्तान को जनता को दिखाना कि जो 16 लोग मारे गए हैं, जो सैनिक और भी लोग घायल हुए हैं, यह भारत करवा रहा है। हालांकि ये लोग कौन है? ये लोग पाकिस्तानी तालिबानी है, टीपीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। जी। और यदि वो सत्ता में आते, उनकी चाहत है कि जिस तरह अफगानिस्तान में, उसी तरह पाकिस्तान में भी तालिबान की सत्ता है। यदि भारत सही में उनको मदद कर रहा है तो भारत की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। बांग्लादेश हमारे हाथ से जा रहा है, नेपाल भी हमारे साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ जैसे तैसे करके संधि हुआ है, और पाकिस्तान पूरा के पूरा एक वहां पर तालिबानी सत्ता आ जाए, तो क्या हमारे लिए खुशी की बात होगी कि और भी अशांति हो जाएगी पूरे कश्मीर में और पूरे देश के लिए। जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हमने तो मजाक शुरू की थी, हमने तो व्यंग किया था, तंज किया था कि ट्रंप महान है, लेकिन अब तो पुतिन भी कह रहे हैं कि ट्रंप महान है। और जब से वो आए हैं तब से रूस के संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अब तो सच में मानना पड़ेगा सर। पुतिन का संदर्भ जो था बेसिकली
यूरो एशियन जो वो भाग है जहाँ यूरेशिया, यूरोप के भी कुछ कंट्री हैं, तजिकिस्तान वगैरह से मिला के हैं, उसका इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें चाइना भी है, खुद रशियन फेडरेशन भी है। पुतिन वहां पे बोलते हैं कि भाई ये जो है ट्रम्प जो है सो बड़े अच्छे आदमी हैं और वो बड़े मतलब हमारी फिर से हमारी बीच में समझौता करवा रहे हैं। पुतिन को ये लगता है कि ट्रम्प की प्रशंसा करके ट्रंप ने जो फ्रीज कर रखा है रशियन एसेट्स को उसको रिलीज कर देगा, फिर से दोनों के बीच में इकोनॉमिक या ट्रेड चीज शुरू हो जाएगा, जो बंदिश है, पाबंदी है, उसमें कुछ ढील पड़ जाएगी। तो यह पुतिन समझते हैं कि वह उनका मतलब पूरा सही नहीं है, इतने मूर्ख नहीं है पुतिन। दूसरी तरफ उधर ट्रंप से पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा कहा गया, तो कहते नहीं वेरी नाइस, वो भी अच्छा आदमी है। यानी एक दूसरे की ऊपर से प्रशंसा कर रहे हैं, अंदर से क्या हो रहा है बिल्कुल वह अलग चीज है। अमेरिका पूरे की पूरे अस्त्र शस्त्र दे रहा है। हालांकि अभी पूछा गया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन में दबा के रशिया मार रहा है, वह सब आपने हटा के इसराइल को भेज दिया, क्या फिर अब वापस उनको भेजेंगे? तो इस पर हम जवाब दिया है कि हम देखेंगे, लेकिन सारी मदद कर रहे हैं क्योंकि इसराइल ज्यादा उनको प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे की वो कर रहे हैं। और ट्रंप को जितनी भी प्रशंसा कीजिए, इस तरह के तानाशाह है, बहुत खुश होते हैं लोग। दुनिया भर के हर तानाशाह को देखिए, फोटो खिंचवाना, यूनिफॉर्म बदलना, ड्रेस चेंज करना, लोगों से प्रशंसा करवाना, जबरदस्ती अपने पक्ष में वो नोबेल पीस प्राइज लेना, भले मिले ना मिले बात अलग है, कोशिश जारी। तो ये सब एक दूसरे के पीठ खुजा रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। जी। आपने कहा नोबेल प्राइज, क्या रूस भी सपोर्ट करेगा अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा? दूसरा ये, पुतिन ने कहा कि मैं मिलने के लिए भी बेकरार हूं ट्रंप से। हाँ, मिलना तो चाहते हैं, संभवतः डायरेक्ट ही बात करके कुछ करना चाहते हैं। पुतिन जरूर समर्थन कर सकते हैं ट्रंप को जहां तक नोबेल पीस प्राइज की बात है, यदि पुतिन के शर्तों का कम से कम 50% भी मान्य हो जाए। यानी यूक्रेन नेटो अब तो यूरोपियन यूनियन में जाने से मना कर रहे हैं, यूक्रेन का वो हिस्सा जहां रशियन लैंग्वेज ज्यादा बोला जाता है, रशिया का जो एसेट जितना भी मतलब इन्होंने करा हुआ है जो कि ट्रिलियन वर्थ के बराबर है, उससे ज्यादा ही है, उसको रिलीज कर दे और जो भी पाबंदी है उसको हटा दे, तब रशिया तैयार हो सकता है, क्योंकि रशिया एक पूंजीवादी देश है। और इसके यदि ऐसा होता है तो चीन को भी फायदा होगा और तथाकथित रूप से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की बात है उस दिशा में बढ़ेंगे। और देखते हैं क्या होता है। वैसे जहां तक इसकी बात है, जी। यूएस की डॉलर की बात है, उसकी महत्ता तो ऐसे भी खत्म होती जा रही है, वो बेमानी होता जा रहा है, इसके बावजूद कि ट्रंप जबरदस्ती थोप रहे हैं अन्य देशों पे, ब्रिक्स के मेंबर्स पे भी। जी। अगली खबर है एलन मस्क के हवाले से। उन्होंने बड़ा दावा किया कि ट्रंप जो नया कानून लाने जा रहे हैं उससे रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी भी हत्या हो जाएगी, मतलब वो मर जाएंगे पार्टी के तौर पर। इसलिए देखिए, बात है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि विकल्प की राजनीति ढूंढो। जो काम बाइडेन कर रहे थे वही काम ट्रंप कर रहे हैं, थोड़ा दूसरा चेहरा देख के। जो यहाँ कांग्रेस करती थी वही भाजपा कर रही है, उसको और आगे बढ़ा के। वही टोरीज और आपके लेबर पार्टी इंग्लैंड में कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं रहा है। हाँ, रिपब्लिकन का ये था कि हम घाटे की बजट नहीं करेंगे, ये जो तथाकथित रूप से ब्यूटीफुल एंड बिग बजट ला रहे हैं उसमें बहुत घाटे की बजट है, वो कहां से आएगा, बहुत खर्चा करवा रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क जो खुद बजट पैसा खींच रहे थे और जिस ढंग से नौकरी खत्म कर रहे थे, अब आज कह रहे हैं कि इस करने से बहुत सारी नौकरी खत्म हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हंगामा हो जाएगा और रिपब्लिकन के लिए जनता जो इनका विरोध करने लगेगी। वैसे ये बजट पास हो गया है एक वोट के कारण, 51 पक्ष से पड़ा और 49 विपक्ष से पड़ा। एक इधर आता तो 50-50 हो जाता और लटक जाता। जी। ट्रंप का फोन बड़ा छोटा होता जा रहा है सर। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बड़ा फोन यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद तस्वीरें सामने आई, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। क्या चाइनीज माल ले रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि फोन अमेरिका में ही बनेगा। देखिए, ये फोन जो है यह ट्रंप का अपना फोन है जो बेचने वाले हैं। हम्म। जो दिखा रहा है फोटो करके, जो आ रहा है कि बड़ा से छोटा 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 होते जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है वन करके कुछ है, T1 फोन। हम्म। टी शायद ट्रंप हो, मैं इतना हम्म। डिटेल में नहीं जा पाया हूं, उसको हमारे सुनने वाले ढूंढ ले। T1 फोन 8002। और यह फोन जो है सो पहले कहा गया था कि अब 10 दिन पहले कहा गया था कि बड़े साइज में आएगा। इसका साइज इन्होंने वास्तव में घटा दिया। यह साइज जो है सो 6.78 यानी तकरीबन 7 इंच से
इंच से 7 इंच से 6.25 इंच घटा दिया है। इसका जो 12 GB रैम था कि स्विच आप करें एक पेज से दूसरे पेज में जो फोन पे करते हैं, उसको इन्होंने गायब कर दिया। प्रोसेसर की ताकत कम कर दी। हम्म। हालांकि दाम इन्होंने बहुत कम कर दिया है पहले की हम्म। तुलना में। जो आईफोन चल रहा है उसके तुलना में आईफोन का दाम कुछ हजार में था, जो इन्होंने $500 में कर दिया। हम्म। $2000 जो आईफोन था अपना, ये 500 में कर रहा है। लेकिन अब लोग मजाक बना रहे हैं, जो ये अभी सितंबर में रिलीज होने वाला, आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक रिलीज होगा। यानी हर कुछ ट्रंप का चीजें बदलते जा रहा है, साइज छोटा होते जा रहा है। और यह भी आ रहा है कि अमेरिका की अभी ये औकात नहीं है कि कोई भी फोन इंडिपेंडेंट बना सके। हम्म। मैंने पहले भी बताया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मैन्युफैक्चरिंग वापस लेना चाहते हैं। ताइवान से, चीन से, कनाडा से, मेक्सिको के, दक्षिण कोरिया से, हर जगह से। जी। इनकी औकात की नहीं है कि रातों रात हो जाएगा सब कुछ। तो बाहर में टेक्नोलॉजी पैसा देख के सस्ते लेबर से सस्ता सामान बनवा के अपने यहाँ लाते थे और बेचते थे। अब ये कर रहे हैं। तो ये आईफोन क्या, छोटा फोन भी है बनाने में। नोकिया वाला याद होगा जो हमें हम्म। 2500-2600 मिलता था, जी। वो भी बनाने के लायक नहीं, लोग नहीं रह गए। बिल्कुल। जी। सच्चाई यही है कि जो जितने बड़े दावे करता है वो उतना बड़ा झूठा और मक्कार होता है, और जो जितना बड़ा अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है वो ही उतना बड़ा अधर्मी होता है। इसे हर जगह लागू कर सकते हैं। जो ज्यादा महिला उद्धारक दिखने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा उनका उत्पीड़न करता है। खैर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है ईरान से जुड़ी, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है द टाइम्स के हवाले से। द टाइम्स का ये कहना सर कितना सच है कि 2010 से ही ईरान के अंदर इजरायली मौजूद थे? संभव है। वो उनका कहना है कि इजरायली इंटेलिजेंस यानी मोसाद या जो भी उनका है, वह 2010 से ही है। और चूंकि इसराइल के हवाले से ही आया है तो इसकी संभावना पूरी बनती है। और यह कहाँ पर थे? वह वैसे जगहों में थे जो कि आईआरजीसी के उस हेड में थे, जो कि ये परमाणु बॉम्ब बनाने, मतलब नहीं भी बनाते हैं तो जो भी न्यूक्लियर का संवर्धन कर रहे थे, यूरेनियम का संवर्धन कर रहे थे, उसके ग्रुप में घुसे हुए थे ये लोग। हम्म। और इनका कहना है, दिखाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में ईरान जो है वह परमाणु बम बनाने के करीब में था, इसलिए हमने आक्रमण किया। तो दो कारण हो सकता है। एक तो वास्तव में घुसे जिसकी संभावना है, दूसरा दिखाना चाहते हैं कि हमें अंदर से पता चल गया है। यहां पर मैं इतना बता दूं कि मेरी जो समझ धीमे धीमे बन रही है वो ऐसा है कि अब इस नॉर्थ कोरिया को भी साफ दिख रहा है, रशिया को भी दिख रहा है, चीन को जो भी करे ना करे। और आईएईए का कहना, जो कि जानबूझ के झूठ ही बोल रहा है, कि कुछ महीनों के अंदर में फिर से ईरान उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिसमें हमने किया है। तो हम्म। उसका कहने का तो भी कारण होगा कि फिर से दोबारा मौका दे अमेरिका और इसराइल को अटैक करो 2 महीने के अंदर में। हम्म। लेकिन जो भी हो, ईरान को अब ये लोग मुहैया कराएंगे, नॉर्थ कोरिया और रशिया, कि तुम एटम बम बनाओ, ताकि मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिकी और पूरी तरह से जो अपनी साम्राज्यवादी सत्ता कंट्रोल में करना चाहते हैं उसको रोका जा सके। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। क्या इतना आसान है? क्योंकि इसी रिपोर्ट को अगर हम आधार बना के बात करें तो जिस तरीके से आईआरजीसी के टॉप कमांडर मारे गए, ईरान के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, तो अभी कैसे क्लियर हो पाएगा कि ईरान इजराइल के जो लोग हैं वो अभी ईरान के अंदर बड़ी पोजीशनों पर नहीं बैठे हैं, या बड़ी पोजीशनों के जो लोग हैं उनके करीब नहीं बैठे हैं, और वो फिर से कोई बड़ा धमाका वहां करवा देंगे? नहीं, वो तो घुसे पड़े हैं, ये गद्दार लोग और जो भी है घुसे पड़े हैं। और गद्दारी का ये भी कारण है कि ईरान का समाज जो है वह बटा हुआ है, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ और के नाम पे। और जो प्रताड़ना हो रही है वो भी जनता उसका विरोध कर रही है, और उसके थ्रू घुस रहे हैं ये लोग। और ये लोग देखो दशकों से कोशिश कर रहे हैं, तथाकथित स्वतंत्रता के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, और ठीक है। दूसरे ऑफ कोर्स पैसे का जो है। और हो सकता है जिसे कहते हैं कि हनी ट्रैपिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल। उसकी भी संभावना पूरी तरह से बनती है। लेकिन इसके बावजूद यदि नॉर्थ कोरिया और रशिया यदि आता है, इसमें मदद करता है, तो हो हम्म। सकता है कि सीधे के सीधे वो वॉरहेड ही दे दे, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, मिसाइल और बाकी सब तो है ही ईरान के पास। जी। क्या आपको लगता है सिर्फ आदमियों के जरिए, यानी कि मोसाद अपने बंदे ईरान में घुसाकर जासूसी कर रहा है, या जो आजकल ये मैसेजिंग ऐप दुनिया भर के चल रहे हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, या जितने भी तमाम चल रहे हैं, वो सब भी जो है जासूस का काम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। जब व्हाट्सएप आप देखते होंगे
हमारी जनता को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। यानी व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको बात कर रहा हूं तो यहां जो मैं आवाज बोलता हूं वह एनक्रिप्ट हो जाता है, वह नॉर्मल आवाज में नहीं जाता आपके पास, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट के वेव के ऊपर बैठ के एनक्रिप्टेड आवाज आपके पास पहुंचता है, और वहां से फिर डी इनक्रिप्ट होता है, यानी फिर से उसका जो भी बंधाया हुआ था वो खुल जाता है और आप उसको सुनते हैं मेरी ही आवाज में, मेरी ही तरह के मॉड्यूलेशन में। पता चलता है कि के बोल रहा है या मिस्टर अकरम बोल रहे हैं। तो ये हालांकि बहुत फास्ट है, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, विज्ञान इतना तरक्की कर सका है कि हम कर सके। लेकिन विज्ञान यह भी तरक्की कर गया है कि जो इनक्रिप्ट को भी रास्ते में खोल दे, और इजरायली इससे बहुत माहिर हैं। आप देख ही चुके हैं कि हमास के जो लोग, हमास ने हिजबुल्लाह के जो लोग पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें बारूद तक डाल रहे हैं, और बाकी दुनिया में जहां बन रहा है यहां इनके लोग घुसे हुए हैं, डायरेक्टली मोसाद ना हो आपस में मिले हुए हैं। ये जो 40-50 देश है जिसमें नाटो, यूरोपियन यूनियन और MI6 है यूके का, और CIA है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना है, ये सब मिलके देश के दूसरे देशों के बड़े बड़े लोगों से, गद्दारों से मिलके इनके लिए काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो जब तक वही आम जनता के बीच में अपनी, और मेहनतकश जनता के बीच में जो कि इनके बीच में काम कर रहे हैं, यह देखा गया था कि रूस में जब क्रांति हो गया था तो पूरी दुनिया की जनता के लिए अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बड़े लोग भी रूस के लिए काम करते थे, पैसे के लिए नहीं, विचारधारा के लिए, दुनिया के शांति के लिए, पूंजीवाद के खिलाफ के लिए। जी। चलिए, काम करते थे तो एक और काम की बात की जा रही है कि जर्मनी ने हथियार दे रहे थे सद्दाम हुसैन को, यानी कि इराक को, रासायनिक हथियार थे, और उस पर जर्मनी अपनी स्थिति साफ करे। ईरान ये बात अब क्यों उठा रहा है? ईरान कहता है कि बार बार ये बात उठाता था, और जब ये लड़ाई हुआ था वहां पे, लड़ाई नहीं, यहाँ पे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल सद्दाम हुसैन ने किया था, और 38 वर्ष पहले, और यह था 28 जून 1987। आज 29 जून है ना, 28 यानी कल की बात है, कल की घटना है। तो इसलिए ईरान ने फिर यह सवाल उठाया कि सद्दाम हुसैन ने इनके एक क्षेत्र में रासायनिक हथियार का उपयोग किया था, और बहुत लोगों को इसने हत्या कर दी थी, सारदाश्त करके या सरदाश्त करके जगह वहां पे। और यह उनको भनक लगी, उन्हें पता चला है कि जर्मनी ने ही ये रासायनिक हथियार दिया था इराक को, और वहीं से काम हुआ था, और दूसरी तरह के भी हथियार उसी ने दिया था। क्यों नहीं, जर्मनी बता रहा है कि इस घिनौना काम का अंजाम करने के पीछे जर्मनी था, मात्र इराक ही नहीं था। और यदि यह बात होता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सद्दाम हुसैन को उपयोग किया। हालांकि सद्दाम हुसैन कुछ हद तक एक समाजवादी नेता थे, अपनी जनता के लिए काम करते थे और एक स्वतंत्र रूप से रहते थे, लेकिन अमेरिकी चाल में फंस गए, और उन्होंने कुवैत जैसे छोटे से जगह के लिए करके आक्रमण किया, उनको फंसाया गया था वो करके, और उसके बाद से युद्ध में सारे शामिल हो गए। और ये 1980 से 88 तक इराक और ईरान के बीच में जबरदस्त लड़ाई चला है, बिल्कुल। और 8 वर्षों की लड़ाई के बाद से यह शांति हुई है, और वो बातें खत्म हो गई कि दोनों जो है सो इस्लामिक या मुस्लिम देश हैं, बल्कि जो जाल बाहर से लोगों ने बिछाया था, जर्मनी, US, UK, उससे फंस के लोगों ने आपस में एक दूसरे को तबाह कर दिया। जी। चलते चलते दो तीन हाइलाइट्स हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे नेतन्याहू पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको खत्म करवाना चाहते हैं ट्रंप, और सीधे वो अपील कर रहे हैं, दूसरी बार अपील कर चुके हैं। और दूसरी तरफ वो आयतुल्ला अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके बारे में बोल रहे हैं, और वहां के विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि हमारे नेता के बारे में कुछ बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक नेता को सपोर्ट करा रहे हैं, कोर्ट से बचवा रहे हैं, और दूसरे नेता जो एक धार्मिक इमेज भी अपनी रखते हैं उनको अपमानित कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? यह तो मतलब दक्षिण पंथियों का ये है, उनका आपस में लड़ना एक दूसरे के, यहां तक कि यहाँ के सोशल मीडिया में कुछ समय पहले मैंने भी देखा था कि तुम्हारा गॉड अलग है, उसकी माँ बहन की गाली दे रहे हैं, और हमारा गॉड अलग है, वह सुप्रीम है। मतलब दिमाग में इस तरह का कचरा, इस तरह का जहर भरा जाता है इस पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा, जिसमें मतलब कहीं से कहने में भी शर्म आएगी। भले ही आप वैज्ञानिक तरीके से ना सोच पा रहे हैं कि हमारा गॉड अलग है, आपका गॉड अलग है, तो ये सब जो गॉड है दुनिया में, अन्य अन्य धर्म है, वो आपस में क्यों नहीं लड़ लड़ा के शांति कर लेते हैं? जो जीतेगा उसी के हम पक्ष में जाएंगे, हम आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं? तो ये अमेरिका की जो पाखंड है, जिसमें इसराइल और बाकी यूरोपियन देशेज हैं, नेटो हैं, यह अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए लें तो गाजा में जिस ढंग से अभी जो एक्सपोज हुआ है, जिसमें वहां के सैनिक ने कहा कि आदेश है कि जो भी सिविलियन जैसे उसको मार दो, और जो अमेरिका और इसराइल के द्वारा जो भी फूड
हेल्पिंग सेंटर है वहां पे भी जाके, ताकि लोग आए, फंसाया जाए और चूहे की तरह फंसा के उसको मार दिया जाए, गोलियां चला रहा उस पे। तो इतना घिनौना काम इस हद तक ये लोग कर सकते हैं अपनी सत्ता बनाने के लिए, गाजा पट्टी को हथिया के वहां पे एक रिवेरा बनाने के लिए, जिसका कोई अंत नहीं। इसका अंत एकमात्र यही होता है कि इन लोगों को हम सत्ता से हटा दें, पूंजीवाद को ही जड़ से खत्म कर दें, नहीं तो पूरी पृथ्वी बर्बादी की तरफ बढ़ ही रहा है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन लगता है कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि वो तबाही कब होगी, और उस तबाही के बाद शायद वो सोचेंगे बैठकर कि अब कैसे बचाया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आग लगती हुई हमें दिख रही है और अपने घर तक आने से पहले हमें उसको दूर से ही रोकना होगा, बुझाना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।